गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे। चलिए, मैं उत्तराखंड के 50 नए क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं लेके आया हूं, उनके ऊपर चर्चा करते हैं विस्तार से। तो आप आ जाइए मेरे साथ। ठीक है, 1 मिनट में जरा कैमरा ठीक कर दूं, फिर हम शुरू करते हैं। ठीक है ना? चलिए चलिए, अब ठीक रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आ जाइए पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिडगुल का क्या तात्पर्य है। देखिए, सिडगुल की फुल फॉर्म होगी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। ठीक बात है, राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, ये हो जाएगा। चलिए, सिडगुल से संबंधित मैं आपको 2-4 चीजें बता देता हूं, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, उत्तराखंड में अगर सिडगुल की बात करूं तो कौन से एरिया हैं जो इंडस्ट्री एरिया घोषित किए गए हैं। देखिए, एक तो आपका पंतनगर हो गया। उधम सिंह नगर में आता हूं, पहले मैं आता हूं यूएस नगर में, यानी उधम सिंह नगर में। एक हो गया पंतनगर, एक हो गया सितारगंज फर्स्ट और सितारगंज 2। 2 एरिया हैं ये, सितारगंज 1, सितारगंज 2। उसके बाद मैं आता हूं तो पौड़ी में चलता हूं मैं। कहां पे? पौड़ी में चलता हूं मैं कोटद्वार, जो आपका इंडस्ट्री एरिया है पौड़ी का। ठीक हो गई बात। उसके बाद सीधा चलते हैं देहरादून। देहरादून की अगर बात करूं मैं तो देहरादून में होगा सेलाकुई। ठीक है, एक एरिया है सेलाकुई देहरादून और एक है सहस्त्रधारा। ठीक बात है, 2 आईटी सेक्टर के हैं ये, एक मेडिसिन का है, एक और आईटी सेक्टर का है। चलिए, और एक चलते हैं आपका हरिद्वार। ठीक होगी। तो आप देखिए, पौड़ी जिला, देहरादून जिला, हरिद्वार जिला, उधम सिंह नगर जिला, ये इंडस्ट्री एरिया के लिए प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। उसके अलावा 1-2 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो आए हुए हैं, उनकी मैं बात करूंगा। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन है? चलिए देखिए, सबसे पहले अगर जो मैं बात करूं आए हुए क्वेश्चन की, तो हमारे यहाँ पे एक नीति चलाई थी उत्तराखंड सरकार ने, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति। ठीक बात है, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति थी, जो कब की थी? जो आपकी 1 अप्रैल 2008 की थी। ठीक है, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य 2018 तक पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों का विकास करना था। ठीक हो गई बात, 2018 तक थी। तो 2018 के बाद क्या हुआ वो देखते हैं। आइए मैं आगे आता हूं। चलिए देखिए, उत्तराखंड में 2018 में शुरू की गई उत्तराखंड स्टार्टअप पॉलिसी। तो उत्तराखंड की स्टार्टअप पॉलिसी कब की है? स्टार्टअप पॉलिसी है हमारी 2018 की है। ठीक हो गई, जिसका उद्देश्य क्या है? नए स्टार्टअप को शुरू करने के लिए लोगों को प्रोत्साहन देना, जिससे लोग नई इंडस्ट्री लगाएं, रोजगार का सृजन हो और पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन रुके, डेवलपमेंट हो। ये सारी चीजें हैं। इसके लिए सरकार क्या करती है? लोन देना, दुनिया भर के तरह तरह के लोन हैं, आप जानते ही हैं। वो मैं बात नहीं कर रहा। स्टार्टअप में कौन कौन से लोग हैं, लोन है, आप सब जानते ही हैं। वो भारत सरकार की योजना थी, उसी के तहत चल रही है। चलिए, उसके बाद मैं अगर बात करूं और क्वेश्चन की, तो उत्तराखंड की आईटी पॉलिसी कब की है? उत्तराखंड की जो आईटी पॉलिसी है वो कब की है? तो आईटी पॉलिसी हमारे यहाँ पे 2018 की है, आईटी पॉलिसी। ठीक हो गई बात। दो क्वेश्चन हो गए आईटी पॉलिसी। उसके बाद मैं तीसरे क्वेश्चन पे आता हूं। उत्तराखंड में स्टेट सोलर पॉलिसी कब की है? स्टेट सोलर पॉलिसी, अगर मैं सोलर पॉलिसी की बात करूं, ये 2013 की सोलर पॉलिसी है। जो कौन चलाता है? उरेडा के द्वारा इसका संचालन हो रहा है। उरेडा 2008 का उरेडा है। उरेडा कब का है? 2008 का है, जिसका हेडक्वार्टर अल्मोड़ा में है। ठीक है, उरेडा के तहत स्टेट सोलर पॉलिसी चल रही 2013 में, जिसे 2018 में संशोधित किया गया है। ठीक होगी बात। एक और पॉलिसी की बात करी, फिर मैं उसके बाद नेक्स्ट पॉलिसी पे आ रहा हूं। आ जाइए आप। उत्तराखंड की फिल्म पॉलिसी भी है एक। कौन सी? फिल्म पॉलिसी, फिल्म नीति। फिल्म नीति 2015 की है,
जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य है उत्तराखंड को फिल्म के हब के रूप में डेवलप करना। ठीक हो गई बात। तो फिल्म पॉलिसी 2015 की फिल्म नीति, ठीक है, 2015 भी क्या, 10 अगस्त 2015 की है ये उत्तराखंड फिल्म नीति। उसके अलावा मैं एक और चीज पे आता हूं जो आपके यहाँ पेपर में भी आया था। देखिए, भारत सरकार ने एक बिल पास किया था MSMEs 2006 का MSMEs एक्ट था, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का एक्ट था। ये हमारे उत्तराखंड सरकार में, उत्तराखंड के क्वेश्चन में पूछा कि कब का है। ठीक हो गई। तो ये पॉलिसी और उत्तराखंड में कब बना? उत्तराखंड में MSMEs 2015 का है। ठीक हो गई जी बात। 2015 का MSMEs, इसके तहत क्या किया गया वो आप देख लीजिए। कह रहा उत्तराखंड के 2 जिलों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, कैटेगरी A और कैटेगरी B। ठीक बात है। कैटेगरी A और कैटेगरी B का मतलब है यहाँ पर इंडस्ट्री लगानी है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री लगाने के लिए उद्योगों को क्या दी गई है? उद्योगों को छूट दी जा रही है उसी के हिसाब से। ठीक है, तो वही है ये माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री एंटरप्राइजेस का जो एक्ट है वो है। तो मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से जिले कैटेगरी A में है, कौन कौन से जिले कैटेगरी B में है। चलिए, कैटेगरी A में पहले आएगा पिथौरागढ़, फिर आएगा उत्तरकाशी, ठीक हो गई बात, फिर आएगा सी स्क्वायर का मतलब चमोली और चंपावत इसी में है, फिर आएगा आर आएगा रुद्रप्रयाग, और फिर आएगा बी आएगा बागेश्वर। ठीक है, एक पेपर में शायद ये भी पूछा गया था कि कौन सा जिला कौन सी कैटेगरी में। मैं दोबारा आ रहा हूं, कैटेगरी A कौन सी है, दोबारा से आता हूं। देखिए, बात कर रहा हूं मैं कैटेगरी A। कैटेगरी A में कौन कौन से जिले हैं? वो हैं आपके पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली और चंपावत, और बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। ठीक हो गई बात। तो आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 जिले हो गए होंगे आपके। इन 6 जिलों में जो कैटेगरी A में है, इनको क्या सुविधा दी गई है? इनको जो लोन दिया जाएगा ना, लोन में कितने % ग्रांट है? 40% अनुदान है। लोन का 40% अनुदान है। चलिए, नंबर 1 बात हो गई। और नंबर 2 बात क्या है? नंबर 2, 12% की ब्याज सहायता सब्सिडी दी जाएगी। 12% की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने के लिए हमारे यहाँ पे MSMEs पॉलिसी 2015 की है, जिसका उद्देश्य क्या है? माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करना है। तो उसके तहत कैटेगरी A बांटी गई है, उस क्षेत्रों में 40% ग्रांट के रूप में और 12% जो है ब्याज सब्सिडी के प्रावधान किया गया। चलिए, अब मैं कैटेगरी B पे आता हूं। कैटेगरी B में कौन कौन से जिले हैं? पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, 3 हो गए, देहरादून और नैनीताल, ये जिले आ गए। इनको क्या सुविधाएं हैं? कैटेगरी B वालों को A से कम सुविधाएं हैं। क्या? क्योंकि इनकी दुर्गम स्थितियां कम है। देखो, इसके लिए 20% अनुदान है, जबकि कैटेगरी A में कितना था? कैटेगरी A में 40% अनुदान था, कैटेगरी B में 20% अनुदान है। और ब्याज दर वहां पे 12% थी छूट सब्सिडी के रूप में, और यहां पर कितनी है? 6% है लोन सब्सिडी के रूप में। ठीक हो गई बात। तो आप देख सकते हैं, मैंने दोनों क्वेश्चन बता दिए। आपके एक पेपर में पूछा MSMEs पॉलिसी कब की है, दूसरा ये पूछा कौन सी कैटेगरी A में आता है, कैटेगरी B में कौन सा जिला आता है। मैंने आपको दोनों जिले बता दिए, MSMEs पॉलिसी बता दी, मैंने आपको उत्तराखंड की सोलर एनर्जी नीति बता दी, उत्तराखंड की फिल्म नीति बता दी। ठीक बात है, स्टार्टअप पॉलिसी बता दी। मैं अब आपको 2 IT पॉलिसी बताई नहीं बताई, मैं बता देता हूं अगर नहीं बताई तो। चलिए, एक है उत्तराखंड की पर्यटन नीति। पर्यटन नीति 2018 की है उत्तराखंड की। ठीक हो गई बात। पर्यटन नीति को भी आपको देखना चाहिए। उसके अलावा सोलर एनर्जी नीति बता दी मैंने आपको, उरेडा बता दिया। उत्तराखंड की स्टार्टअप पॉलिसी बता दी, नहीं बता दी? बता दी। स्टार्टअप पॉलिसी भी उत्तराखंड की 2018 की है। उत्तराखंड की IT पॉलिसी भी 2018 की है। ठीक हो गई बात। फिल्म नीति 2015 की है, ये मैं आपको बता दिया। अब इसमें एक क्वेश्चन मैं वैसे ही बता देता हूं, आप देख लीजिए। देखिए, आपसे मैंने बताया आपको कि एक उधम सिंह नगर हमारा इंडस्ट्री एरिया है। उधम सिंह नगर में पंतनगर है, पंतनगर के अलावा सितारगंज 1, सितारगंज 2 है। देहरादून में सेलाकुई और सहसदारा 2 क्षेत्र हैं। हरिद्वार में आपका हरिद्वार है, और ये रायपुर वगैरह ये इंडस्ट्री एरिया है। और आपका पौड़ी में कोटद्वार का इलाका इंडस्ट्री एरिया शेड्यूल के तहत डिक्लेयर किया गया है।
ठीक हो गई बात। अब इसमें देखना चाहिए कि सबसे बड़ा इंडस्ट्री एरिया कौन सा है, तो सबसे बड़ा इंडस्ट्री एरिया पंतनगर है। पंतनगर एरिया में सबसे बड़ा इंडस्ट्री एरिया है हमारा उत्तराखंड का। और आपसे पूछे सबसे ज्यादा इंडस्ट्री कहाँ पे है, तो इंडस्ट्री आपकी हरिद्वार में है। सबसे ज्यादा इंडस्ट्री सबसे ज्यादा कहाँ पे है, हरिद्वार में है। तो दो क्वेश्चन हो गए, आपको दोनों क्वेश्चन समझने चाहिए। सबसे बड़ा इंडस्ट्री एरिया जो है आपका पंतनगर है और सबसे ज्यादा इंडस्ट्री जो है आपकी हरिद्वार में है। चलिए मैं और डिस्कस नहीं कर रहा, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे, कहेंगे इंडस्ट्री में ही चले गया सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, आ जाइए। कह रहा समस्त मध्य हिमालय में प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा था। देखिए पहला ऐतिहासिक राजवंश का जो दर्जा दिया जाता है वो कत्यूरी राजवंश को दिया जाता है। ठीक बात है। कत्यूरी राजवंश संस्थापक कौन था कत्यूरी का, कत्यूरी का बसंत देव था। कहीं बसंतन लिखा होता है, कहीं बसंत देव लिखा होता है। ठीक हो गई बात। तो पहला कत्यूरी राजवंश का शासक था बसंत देव। इनकी पहले राजधानी क्या थी, पहले राजधानी कार्तिकेयपुर थी। कार्तिकेयपुर थी, इसी नाम से इन्हें कार्तिकेयपुर राजवंश कहते हैं। उसके बाद कहाँ चली जाएगी, कत्यूर घाटी चली जाएगी, बैजनाथ की कत्यूर घाटी में, तो इसलिए इन्हें कत्यूरी कहा जाएगा। कत्यूर घाटी, तो राजधानी शिफ्ट हो जाएगी एक जगह से दूसरी जगह। तो पहली राजधानी कार्तिकेयपुर थी, कहीं जगह पे इन्हें कार्तिकेयपुर राजवंश कहा गया है। दूसरी इनकी राजधानी कत्यूर घाटी बैजनाथ चली जाएगी, तो इन्हें कत्यूर भी कहा गया है। देखिए ये पहला राजनीतिक शक्ति नहीं, पहली ऐतिहासिक राजनीतिक शक्ति, ध्यान रखिएगा। अगर वो आपसे पूछे पहली राजनीतिक शक्ति तो हम कुनीत लगाएंगे। कुनीत के बारे में भी कल क्वेश्चन था, मुद्राओं के बारे में। तो ये क्या है, ये ऐतिहासिक राजवंश है। देखिए ऐतिहासिक राजवंश और राजनीतिक शक्ति में क्या फर्क है। जिन लोगों के पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत में कोऑर्डिनेशन यानी मैचिंग बैठ जाती है इतिहास में, उसी को ऐतिहासिक राजवंश के रूप में मान्यता दी जाती है। जहां पर केवल पुरातत्व मिलते हैं वहां पर ऐतिहासिक और राजनीतिक शक्ति तो है, लेकिन ऐतिहासिकता संदिग्ध रहती है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को आदि इतिहास कहते हैं। आदि इतिहास क्यों कहते हैं, क्योंकि पुरातात्विक स्रोत बहुत मिले हैं, लेकिन उनकी लिखित सामग्री मिली लेकिन हम पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हमने आधे इतिहास में रखा हुआ है। इसी तरह कुनीत भी हमारा आधे इतिहास में जाएगा। और कार्तिकेयपुर राजवंश क्या हो जाता है, हमारा ऐतिहासिक राजवंश हो जाता है, क्योंकि कार्तिकेयपुर राजवंश कब का है, 6वीं शताब्दी ईस्वी का है। ठीक है, 6वीं शताब्दी के हैं, तो जब से हमारा ऐतिहासिक राजवंश शुरू होता है, क्योंकि इनके पुरातत्व और साहित्यिक दोनों हो जाते हैं। पुरातत्व में मुद्राएं मिलती हैं, अभिलेख मिलते हैं, उन्हें पढ़ भी पाते हैं, तो मैचिंग हो जाती है इनके क्षेत्र के हिसाब से। इसलिए कार्तिकेयपुर राजवंश को पहला ऐतिहासिक राजनीतिक शक्ति कहना ठीक रहेगा। और कत्यूरी इनकी राजधानी भी हो गई, आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, चलिए। कह रहा उत्तराखंड में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है। अच्छा, कालू मेहरा को माना जाता है। चलिए कालू मेहरा को बात कर लेते हैं। कालू मेहरा 1831 में जन्म हुआ। बिसुड़ कहाँ, चंपावत में जन्म हुआ। चंपावत के थे। पहली बात तो मैंने आपको छोटी सी ये बता दी कि चंपावत के थे। चलिए अब इनकी 2-3 बातें और बता देते हैं। इन्होंने जब 1857 का विद्रोह किया, उससे पहले विद्रोह की शुरुआत कहां से की थी। इन्होंने विद्रोह की शुरुआत चांदमारी जगह से की थी। आप कहेंगे चांदमारी जगह कहाँ है, चांदमारी जगह लोहा घाट में है। लोहा घाट कहाँ है, लोहा घाट चंपावत में है। ठीक हो गई बात। तो वहां से इन्होंने विद्रोह की शुरुआत की। तो क्या ये अकेले ही थे, नहीं, इनके साथ 2 और थे। एक तो हो गया कालू मेहरा, एक हो गया आनंद सिंह फरत्याल, आनंद सिंह फरत्याल थे, और दूसरे थे विशन सिंह करायत। ठीक है, दोबारा देख लीजिए। अब आनंद सिंह फरत्याल और विशन सिंह करायत और कालू मेहरा, ये 3 लोग थे। तो जब इन्होंने लोहघाट में चांदमारी में जब विद्रोह किया ना, वहां पर हुआ क्या, वहां पर इन दोनों को तो गोली मार दी जाएगी। अंग्रेज सरकार गोली मार देगी इन दोनों को। किस किस को, आनंद सिंह फरत्याल को और विशन सिंह करायत को। तो कालू मेहरा वहां से कहां आ जाएंगे, काली कुमाऊं आ जाएंगे। ठीक बात है, कालू मेहरा वहां से काली कुमाऊं आ जाएंगे और संगठन बनाएंगे। संगठन का नाम क्या होगा, संगठन का नाम होगा क्रांतिवीर। ठीक हो गई बात, क्रांतिवीर नाम का संगठन बनाएंगे। ठीक हो गई बात, आप जानते हैं। उसके बाद देखिए अंग्रेज इनसे इतने चिढ़ जाएंगे कालू मेहरा से कि काली कुमाऊं का विकास भी बंद कर देंगे आगे भविष्य के लिए। अब यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन पे और आ जाता हूं मैं, फिर आगे चल पाऊंगा। क्या क्वेश्चन है आप देखिए। आपसे पूछे कि जब 1857 का विद्रोह हो रहा है तो यहाँ पे कमिश्नर कौन है, कमिश्नर है हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे कमिश्नर है।
क्या काल है हेनरी रैमजे का? हेनरी रैमजे का नाम है 1856 से 1884, ये हेनरी रैमजे का काल। और हेनरी रैमजे क्या है? प्रथम कमिश्नर हैं यहाँ के। उनके समय में 1857 का विद्रोह हुआ। उत्तराखंड में 1857 का विद्रोह इतना कमजोर क्यों रहा? क्योंकि हेनरी रैमजे कुशल प्रशासक थे, जिन्हें राजा जी साहब आदि आदि नामों से भी कहते हैं लोग, कुमाऊं के लोग कहते थे। ठीक है, इनके बारे में बाद में बताऊंगा। मंडुए की रोटी खाते थे, पहाड़ी भाषा बोलते थे। जो भी जानकारी होगी इनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक होगी बात? चलिए, अब यहाँ पर हमें देखना क्या चाहिए, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, क्या है क्वेश्चन वो देखते हैं। देखिए, यहाँ पर एक राम सिंह बलदेव सिंह आ रहे होंगे। हरिप्रसाद टमटा को मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। हरिप्रसाद टमटा वही हैं जिन्होंने शिल्पकार शब्द दिया था। हरिजनों के लिए कौन सा शब्द दिया था? शिल्पकार शब्द दिया था, इन्होंने दिया था। उसके बाद बलदेव सिंह आर्य। बलदेव सिंह आर्य का सबसे लंबे समय तक विधायक रहेंगे ये, सबसे लंबे समय तक विधायक कौन रहे? विधायक रहे बलदेव सिंह आर्य। ठीक होगी बात? सबसे लंबे समय तक विधायक। उसके बाद नेक्स्ट राम सिंह धोनी पे आ रहा हूं मैं। आप राम सिंह धोनी पे आ जाइए। राम सिंह धोनी कौन है? ये फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। ठीक बात है। चलिए, देखिए, इनकी 1930 में मृत्यु हो जाएगी, राष्ट्रीय आंदोलन में ही। चलिए, मृत्यु हो गई तो इनकी मृत्यु के बाद क्या होगा? 1935 में क्या बनाया जाएगा? राम सिंह धोनी आश्रम बनाया जाएगा। सालम जैती जगह है, कहां? अल्मोड़ा में, वहां पर आश्रम बनाया जाएगा। आश्रम का नाम क्या होगा? आश्रम का नाम होगा, आप जानते हैं, राम सिंह धोनी आश्रम। आश्रम का नाम होगा राम सिंह धोनी आश्रम। ठीक बात है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, राम सिंह धोनी आश्रम होगा। तो इनका क्वेश्चन यही है। मैं आगे चल रहा हूं, बहुत ज्यादा समय लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसे श्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तो श्री क्षेत्र कहते हैं श्रीनगर को। इसे श्री क्षेत्र भी और सुदर्शन क्षेत्र भी कहते हैं। सुदर्शन क्षेत्र वही इलाका पड़ता है। ठीक है, वो श्रीनगर को नहीं कहते वैसे। सुदर्शन क्षेत्र को कहते हैं प्रयाग को। ठीक बात है, देव प्रयाग को कहते हैं। तो श्रीनगर, चलो इसे काट देता हूं मैं, तो इसे लगा लेता हूं खाली। ठीक हो गई बात? श्रीनगर को श्री क्षेत्र के नाम से। अब आपसे पूछिए श्रीनगर का संस्थापक कौन है? तो आप लगाएंगे अजय पाल। अजय पाल पवार वंश का राजा होगा, जो अपनी राजधानी पहले देवलगढ़ के बाद श्रीनगर लाएगा। ठीक होगी बात? तो अजय पाल को संस्थापक बोलेंगे। ठीक होगी बात? अजय पाल को संस्थापक बोलेंगे। अजय पाल राजधानी बनाए। श्रीनगर का और भी नाम मिलता है, हाँ, ब्रह्मपुर भी मिलता है। ठीक है, ब्रह्मपुर क्षेत्र भी मिलता है श्रीनगर का नाम। चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं, आ जाइए आप मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो कुमाऊं केसरी के नाम से आप जानते हैं बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक होगी बात? बद्रीदत्त पांडे का आपको एक दो चीज देख लेना चाहिए। कुमाऊं केसरी की उपाधि कब मिली? इन्हें 1921 में कुली बेगार आंदोलन के विरुद्ध मिली थी। कुली बेगार आंदोलन के विरुद्ध आंदोलन चलाया था इन्होंने आंदोलन के दौरान, तो इन्हें उपाधि मिली थी। कुली बेगार आंदोलन में ही उपाधि मिली थी, जिसका नाम था कुमाऊं केसरी की उपाधि। बिल्कुल ठीक बात हो गई। और जीवी पंत के बारे में क्या कह सकते हैं? चलिए, इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है कुमाऊं का इतिहास। 1937 में इनकी किताब है, बद्रीदत्त पांडे की किताब है, जिसका नाम है कुमाऊं का इतिहास। आपको जानना चाहिए। चलिए, देखिए, 1957 में लोकसभा के सदस्य बने अल्मोड़ा से। देखिए, हुआ क्या था, अल्मोड़ा से जो सांसद थे उनका नाम था हरगोविंद पंत। हरगोविंद पंत जी अल्मोड़ा से सांसद थे, लेकिन हुआ क्या, उनकी कार्यकाल में मृत्यु हो जाएगी, तो उपचुनाव होगा। उपचुनाव में लोकसभा के ये चुने जाएंगे। ठीक होगी बात? चलिए, तो लोकसभा के सदस्य चुने जाएंगे उपचुनाव में ये। ठीक है, तो लोकसभा के उपचुनाव में ये चुनाव सदस्य चुने जाएंगे। चलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, आप मेरे साथ आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, और भी लोग हैं जिनको मैं डिस्कस कर चुका हूं। एक बात और जान लीजिए गोविंद बद्रीदत्त पांडे के बारे में। 1962 में जब भारत चाइना युद्ध हुआ था, तो इन्होंने अपने सारे मेडल दे दिए थे राष्ट्र के नाम पर। ठीक होगी बात? तो हमें याद रखना चाहिए, कुमाऊं का इतिहास लिखा है इन्होंने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल कहां पे है? बेल कोटद्वार में है, आप जानते हैं। ठीक है, इसे ज्यादा डिस्कस क्या करना।
बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ है? कोटद्वार में है। ठीक हो गई बात। देखिए भेल नहीं है ये, वो भेल होता है BHEL। BHEL में ये इलेक्ट्रिकल है, ठीक बात है। और भेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है। आप जानते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट का डिफरेंस होता है। वही इसलिए इलेक्ट्रिकल जो होते हैं जिनमें इंटीग्रेटेड सर्किट नहीं होते, इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC चिप का यूज किया जाता है। चलिए ठीक है, और भी डिफरेंस हो सकते हैं, आगे देखते हैं। कह रहा बैकुंठ चतुर्दशी मेला कहाँ लगता है? देखिए बैकुंठ चतुर्दशी मेले की बात करूं, बैकुंठ चतुर्दशी मेला श्रीनगर के कमलेश्वर मंदिर में लगता है। कहाँ लगता है? कमलेश्वर मंदिर में, ठीक बात है। इसे कभी कभी खड़ दीपक भी कहते हैं। कौन सा? खड़ दीपक। खड़ दीपक क्यों कहते हैं? संतान प्राप्ति के लिए संतान प्राप्ति के इच्छुक लोग हाथ में दिया रख करके पूजा करते हैं। तो बैकुंठ चतुर्दशी मेला कहाँ लगता है? श्रीनगर में लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा मद महेश्वर कहाँ पे है? मद महेश्वर क्या है? पंच केदार में है मद महेश्वर। ठीक होगी बात, पंच केदार में है मद महेश्वर। मद महेश्वर में शिवजी जी के मध्य भाग यानी कि नाभि की पूजा होती है। रावल पुजारी होते हैं, आप लोग जानते हैं। अब एक चीज देख लीजिए मद महेश्वर जी की, फिर हम आगे चलते हैं। क्या? देखिए केदारनाथ जी और मद महेश्वर जी, इन दोनों का शीत प्रवास कहाँ है? ऊखीमठ। ऊखीमठ भी रुद्रप्रयाग में है। ऊखीमठ में कौन सा मंदिर है? ओंकारेश्वर मंदिर है। ओंकारेश्वर मंदिर है जहां पर दोनों का शीत प्रवास है। यहाँ शिव ओम की ध्वनि से उत्पन्न हुए थे, इसलिए इस मंदिर का नाम ओंकारेश्वर है। ठीक हो गई बात, आप समझें क्या कह रहा हूं मैं। इसके अलावा अगर जो मैं क्वेश्चन पे बात करूं तो मैं पंच केदार की बात हो रही थी, पंच केदार में जितने भी हैं मैं उनकी बात कर लेता हूं। देखिए एक है तुंगनाथ जी। तुंगनाथ जी में हाथों की पूजा होती है, ठीक बात है। और केदारनाथ जी पीछे गए है ना, ये मद महेश्वर में नाभि की पूजा होती है। ठीक हो गई बात। उसके अलावा कल्पेश्वर है, कल्पेश्वर में जटा की पूजा होती है, बालों की पूजा होती है। ठीक हो गई बात। और उसके बाद एक है रुद्रनाथ जी। रुद्रनाथ जी में मुख की पूजा होती है। ठीक हो गई बात। चलिए अब इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक तो है कल्पेश्वर जी और एक है रुद्रप्रयाग जी, सॉरी कल्पेश्वर जी और एक है आपके रुद्रनाथ। कल्पेश्वर जी प्लस एक है रुद्रनाथ जी। ये दोनों कहाँ पे? ये दोनों चमोली में है। और बाकी जो तीन है वो तीन कहाँ पे है? तीन आपके रुद्रप्रयाग में है, याद रखिएगा। ठीक होगी बात। चलिए मैं नेक्स्ट चल रहा हूं। इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर मैं आगे चलता हूं। जो कल्पेश्वर मंदिर है उसका प्रबंधन तो बद्रीनाथ मंदिर कमेटी करती है। बाकी जो चार हैं, चार के लिए केदारनाथ मंदिर कमेटी करती है। कल्पेश्वर अलग है। तो मैंने आपको क्वेश्चन बताया 5 हैं, 5 में से 2 चमोली में है, 3 रुद्रप्रयाग में है, 2 का एक ही जगह शीत प्रवास है, 4-5 में से 1 की कमेटी अलग है, 4 की कमेटी अलग है। ठीक है, कहां पर किसकी पूजा होती है हमने उस पर बात कर लीजिए। चलिए आगे चल रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? अभी तो बताया यार, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक बसंत देव था। ठीक हो गई बात। अगर आप कहें तो मैं डिस्कस कर देता हूं। पहला बसंत देव हो गया और दूसरा खरपर देव था। ठीक है, ओ खरपर देव था दूसरा। ठीक हो गई बात। तीसरे कौन थे? तीसरे कल्याण राज थे। ठीक हो गई ये बात। और चौथे कौन थे? चौथे त्रिभुवन राज थे। ठीक है, त्रिभुवन राज के समय ही आदिगुरु शंकराचार्य उत्तराखंड में आए थे। आदिगुरु शंकराचार्य किसके समय आए थे? कत्यूरियों के समय आए थे। तो कत्यूरी के समय राजा कौन था? राजा था त्रिभुवन राज था। ठीक हो गई बात। चलिए पांचवा कौन सा वंश आता है? पांचवा आता है निम्बर। ठीक हो गई बात। निम्बर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। निम्बर के बाद छठे आते हैं ईस्टगन। ईस्टगन, ईस्टगन की पत्नी है, पत्नी का नाम क्या है? वेग देवी। ठीक होगी। और ईस्टगन का एक लड़का होगा, लड़के का नाम होगा ईस्टगन। ईस्टगन का लड़का होगा ललित सूरदेव। ठीक बात है, ललित सूरदेव। ललित सूरदेव। पहले मैं इन दोनों की बात कर लेता हूं, फिर बात करता हूं। देखिए ईस्टगन को क्या कहते हैं? ईस्टगन को
उत्तराखंड को एक सूत्र में जिसने बांधा उसका नाम था, एक सूत्र में बांधा उसका नाम था ईस्टगन। ठीक हो गई बात। उसके बाद बात कर रहा हूं ललित सूरदेव। ललित सूरदेव का क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हमें पता लगेगा। आपसे पूछे, सॉरी, ललित सूरदेव। ललित सूरदेव के तामपत्र मिलते हैं, पांडुकेश्वर तामपत्र, 2 तामपत्र मिलते हैं। कहां पे? पांडुकेश्वर में। तो आपसे पूछे पांडुकेश्वर तामपत्र किस राजा के हैं, तो आप कहेंगे ललित सूरदेव के हैं। ठीक हो गई। उसके बाद 8वां राजा आता है जिसका नाम होता है भूदेव। ठीक हो गई बात। भूदेव, भूदेव का क्या था? भूदेव राजाओं का राजा कहा गया। इसकी उपाधि क्या थी? राजाओं का राजा। ठीक हो गई बात। और क्या थी? भूदेव ये बौद्ध विरोधी था, बौद्ध धर्म के प्रचार पे इसने रोक लगाई। उत्तराखंड में बौद्ध धर्म फैल रहा था। ठीक हो गई बात, बौद्ध विरोधी था। चलिए जी, उसके बाद और कोई क्वेश्चन है तो मैं देख लेता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, कश्मीर की बात करता हूं मैं। कश्मीर, कश्मीर का राजा है जिसका नाम है ललितादित्य। क्या लिखा? ललितादित्य। ललितादित्य का काल होगा 724 से 760। अब आपसे पूछे उत्तराखंड पर कश्मीर के किस राजा ने आक्रमण किया था, तो ललितादित्य ने गढ़वाल पर, कुमाऊं पर, उत्तराखंड पर आक्रमण किया। अब इसकी जानकारी किसमें मिलती है? आपके यहाँ वीडियो में पूछा हुआ था क्वेश्चन, तो इसकी जानकारी रजत रंगनी से मिलती है। राजत रंगनी से मिलती है। राजत रंगनी किसकी किताब है? राजत रंगनी कल्हड़ ने लिखी है। पहली ऐसी किताब है जो भारतीय इतिहास में क्रमबद्ध इतिहास उपलब्ध कराती है, संस्कृत भाषा में लिखी हुई है राजत रंगनी। तो उत्तराखंड पर कश्मीर के राजा के आक्रमण की जानकारी कौन सी किताब देती है, तो वो राजत रंगनी देती है। याद रखिएगा, ये पेपर में वीडियो में क्वेश्चन भी आया था। उसके बाद एक क्वेश्चन और बताया था। फिर देखिए, फिर धर्मपाल ने भी आक्रमण किया। धर्मपाल कौन है? बंगाल का पाल शासक है जिसका काल 770 से 810 के आसपास है। इसने भी, पालों ने भी उत्तराखंड पर आक्रमण किया था। ठीक होगी बात। मैं इसे इतना छोड़ देता हूं, नहीं तो ये पूरा इतिहास यहीं डिस्कस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा उत्तराखंड में प्रदेश की कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची है? चलो सबसे ऊंची पे आ जाते हैं। देखिए, नंदा देवी सबसे ऊंची है, 7000 कितनी, 7817 ही तो है शायद। हाँ, नंदा देवी। दूसरे नंबर पे कामेट है, 7756। ठीक बात है। फिर नंदा देवी पूर्वी है। तीसरे नंबर पे है नंदा देवी पूर्वी, 7434। फिर है माणा, 7272। माणा की ऊंचाई है मीटर में। ठीक होगी बात। इसके अलावा और बात कर लेते हैं। एक त्रिशूल पर्वत चमोली में है ये, इसकी ऊंचाई है 7120 मीटर। दूनागिरी भी वहीं चमोली में है, इसकी ऊंचाई है 7066। कहीं अभी पेपर में ऊंचाइयां डालनी शुरू कर दी है SSSC ने, तो आपको देखना चाहिए। उसके अलावा नंदा देवी और कामेट की मैंने डिस्कस कर ली है। ठीक होगी बात। मेरे ख्याल से क्वेश्चन में संपूर्णता आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं मैं। कह रहा सुसवा किसकी सहायक नदी? अजीब, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया। सुसवा सहायक नदी किसकी है? सुसवा सोंग की सहायक नदी है। ठीक बात है, सुसवा सोंग की सहायक नदी। और सोंग किसकी सहायक नदी है? टोन्स की सहायक नदी है। ठीक होगी बात। अब टोन्स के बारे में बात कर लेता हूं, फिर मैं आगे चलता हूं। टोन्स कहां से निकलती है? टोन्स उत्तरकाशी के स्वर्गारोहिणी पहाड़ी से निकलती है। स्वर्गारोहिणी पहाड़ी से निकलती है। ठीक हो गई बात। स्वर्गारोहिणी पहाड़ी से कौन सी निकलती है? टोन्स निकलती है। फिर इसका क्या क्वेश्चन है? यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? टोन्स है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है उत्तराखंड में टोन्स नदी। ठीक होगी बात। तो यमुना और टोन्स का संगम कहाँ होता है? ये दोनों का संगम कालसी में होता है। ठीक हो गई बात। आप समझ गए होंगे। इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन पे डिस्कस नहीं कर रहा मैं। चलिए आगे चल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला कौन सा है? गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला शुगर केन उत्तम सिंह नगर में होता है। ठीक है जी। ये उत्तराखंड की मेन
कैश क्रॉप है, मुख्य नकदी फसल है, जहां से उत्तर किसानों को इनकम होती है सबसे ज्यादा जिस फसल से, वही मेन कैश क्रॉप आपकी उधम सिंह नगर में पैदा होती है, गन्ना ही सबसे ज्यादा होता है, फिर हरिद्वार जिला, देहरादून जिला, ऐसे क्रम है इनका। ठीक हो की बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। कह रहा पहाड़ चोर किसका उपन्यास है? अच्छा, पहाड़ चोर बता देता हूं, सुभाष पंत जी का उपन्यास है पहाड़ चोर। ठीक होगी बात। इसके अलावा सुभाष पंत के मैं 3-4 उपन्यास 2005 में लिखा है इन्होंने। पहली बात तो ये कब का है? 2005 का है। इसके अलावा भी सुभाष पंत ने कोई लिखे हैं? हाँ लिखे हैं। कौन सा? चिड़िया की आंख, सुभाष पंत का, ये भी सुभाष पंत का ही है। फिर एक है सुबह का भूला, ये किसका है? ये भी सुभाष पंत का। ये 2 हो गए, 3 हो गए है ना। उसके बाद तपती हुई जमीन, ये किसका है? ये भी सुभाष पंत का है। चलिए नेक्स्ट आ रहा हूं, है रोटी की महक, ये किसका है? ये भी सुभाष पंत का है। चलिए नेक्स्ट आ रहा हूं, एक शिकायत सबकी, ये भी सुभाष पंत का है। चलिए इसे भी मैं आ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, एक और, झुंड में बिछड़ा हुआ, ये भी सुभाष पंत का है। चलिए तो सुभाष पंत के कई सारे को आ गए। मैं दोबारा से एक बार बोल देता हूं, आप देखिएगा। देखिए पहाड़ चोर उपन्यास किसका है? सुभाष पंत का है, 2005 में लिखा। उसके बाद चिड़िया की आंख किसका है? सुभाष पंत का है। सुबह का भूला किसका है? सुभाष पंत का है। रोटी की महक किसकी है? सुभाष पंत का है। तपती हुई जमीन किसका है? सुभाष पंत का है। उसके अलावा एक शिकायत सबकी किसकी है? सुभाष पंत का है। झुंड में बिछड़ा हुआ किसका है? ये भी सुभाष पंत का है। ठीक हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, आ जाइए आप। कह रहा भारत का पहला वन विद्यालय 1878 में कहाँ स्थापित हुआ? चलिए हम बात कर लेते हैं, FRI देहरादून ही तो है ये, 1878 में। चलिए मैं अब इसके 2-4 क्वेश्चन बता देता हूं। देखिए 1865 की बात है। पहले वन महानिरीक्षक थे जिनका नाम था डिट्रिच ब्रैंडिस। डिट्रिच ब्रैंडिस थे 1865 में। ठीक बात है। उनकी रिपोर्ट आई थी, उनकी रिपोर्ट यानी उनकी सलाह पर 1878 में पहला वन विद्यालय बना था। ठीक हो गई बात। 1878 में पहला वन विद्यालय बना, इसका नाम 1884 में क्या हो गया? इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल हो गया था। क्या हो गया था? इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल हो गया था 1884 में इसका नाम। ठीक बात है। फिर 1906 में इसका नाम क्या हो गया? इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट हो गया था इसका नाम 1906 में। ठीक बात है। फिर उसके बाद अब हम आपको जानते हैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं। आजादी के बाद FRI हो गया था और 1991 में ये बन गया डीम्ड विश्वविद्यालय। ठीक हो गई बात। डीम्ड विश्वविद्यालय है वर्तमान में, आप जानते हैं। तो 1991 में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया था। दोबारा से आता हूं, 1865 का सन आपको पढ़ना है, 1878 आपको पढ़ना है, 1884 आपको पढ़ना है, 1906 आपको पढ़ना है और 1991, ये सारे के सारे सन आपको पढ़ने हैं। ठीक हो गई बात। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, आ जाइए आप। उसके बाद कह रहा उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? देखिए बड़ा विवाद रहता है, तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप सबसे बड़ा चमोली को मान लीजिएगा, फिर उत्तरकाशी को, फिर पौड़ी को। ठीक होगी। तो चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी को ये क्रम मान लीजिएगा। साइड पे ऐसे ही दिखा रखा है तो आप ऐसे मान लीजिएगा। ठीक हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं, आ जाइए आप। कह रहा डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल कहाँ पे? डॉक्टर संपूर्णानंद के नाम पे खुली जेल सितारगंज में है। डॉक्टर संपूर्णानंद आश्रम 1955 की मैं बताऊंगा जब आऊंगा वहां पर। तो ये सितारगंज में है डॉक्टर संपूर्णानंद जेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा बीज बचाओ आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन विजय जड़धारी ने चलाया है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है परंपरागत बीजों का संरक्षण। ठीक बात है, संरक्षण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिमोट सेंसिंग कहाँ पे है? तो भारतीय रिमोट सेंसिंग आपका
देहरादून में है। आप जानते हैं रिमोट सेंसिंग कब का है, 1966 का है भारतीय रिमोट सेंसिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग पुस्तक के लेखक कौन है। पुस्तक के लेखक आपके जिम कार्बेट जी है। जिम कार्बेट जी के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म 25 जुलाई 1855 को हुआ था। कहाँ हुआ था, नैनीताल में। ठीक हो गई बात, नंबर एक बात हो गई। 1855 को 25 जुलाई को जन्म हुआ था। 1800 सॉरी मैं गलत बोल गया, 1875 है, 75। ठीक हो गई, दोबारा लिख देता हूं, नाराज मत हुई। 25 जुलाई 1875 कहाँ पे हुआ था, नैनीताल में हुआ था। ठीक हो गई बात। और इनकी डेथ कब हुई थी तो वो देख लेते हैं। चलिए, अगर मैं इनकी डेथ की बात करूं तो इनकी डेथ 19 अप्रैल 1955 में डेथ हुई थी। कहाँ पे, कीनिया में हुई थी। ठीक हो गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने आपको देखी 75 पहले 25 और 55 कितने हो गए, 80 साल जिए थे। ये नंबर एक बात। अब इनकी मैं कुछ बुक्स पे आता हूँ। शिकारी थे, ठीक है, थे कहाँ के, ये ब्रिटिश के थे, ठीक है, ब्रिटेन के थे। इनकी बुक देख लीजिए। नंबर एक है जंगल स्टोरीज, नंबर एक बुक। नंबर दो बुक है इनकी मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं। ठीक होगी बात, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं। नंबर 3 बुक पे आ रहा हूं मैं। इनकी तीसरी बुक है द मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, यही वाली बुक है नंबर 3 जो आपके पेपर में पूछी हुई है। नंबर 4 पे आ रहा हूं। इनकी बुक का नाम है माई इंडिया। नंबर 5 पे आ रहा हूं। इनकी बुक है ट्री टॉप्स। ठीक बात है, नंबर 5 हो गई ट्री टॉप्स। मैंने इंपॉर्टेंट बुक्स इनकी डिस्कस कर ली है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, आ जाइए। कह रहा जागर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जागर देखिए देवी देवताओं से भी है, देवी देवताओं से हो गई, और पुरानी आदमी जो वीर गति को प्राप्त हुई। इसलिए जागर की ना 3 स्टेज होती है। मैं बाद में डिस्कस करूंगा जागर के बारे में। अगर जागर गाय का बात करूं तो बसंती बिष्ट है जागर गाय का, प्रमुख रूप से जागर गाय का। ठीक बात है, जिन्हें 2017 में पद्म श्री मिला था। अगर आपको याद हो, प्रधानमंत्री जी ने बुलाया था, वहां पे इन्होंने राष्ट्रपति भवन में खाया था शायद जागर। तो बसंती बिष्ट हैं। उसके अलावा आप और देख लीजिए कौन है, जोगाराम है जागर गायक, उत्तराखंड के प्रमुख जागर गायक के बारे में आ रहा हूं। फिर कबूतरी देवी हैं जागर गायक। कबूतरी देवी का हमने पढ़ा था, पिथौरागढ़ की थी, आकाशवाणी में। ठीक बात है। उसके अलावा मंगलेश डबराल भी हैं जागर के बारे में। ठीक हो गई बात। उसके अलावा मोहन राम भी हैं प्रमुख जागर गायक। ठीक है, चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, आ जाइए आप मेरे साथ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान आपका कहाँ पे है, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में है। तो आपका राजा जी है। चलिए 1983 का है, कितना एरिया है देखिए, मैं सब डिस्कस कर चुका हूं, पिछली वीडियो आप देखिए, वहां पे आपको चारों के बारे में मिलेगा, कौन कितना बड़ा है कितना छोटा है, क्रम लगा करके सारे आपको जवाब मिलेंगे वहां पर। तो इसलिए मैं यहां डिस्कस नहीं कर रहा, आपका टाइम खराब होगा। चलिए नेक्स्ट। कह रहा ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर कोडियाला है। कोडियाला काय के लिए जाना जाता है, रिवर राफ्टिंग के लिए जाना जाता है। कोडियाला टिहरी में है, जिसे व्हाइट वाटर वंडर के नाम से जाना जाता है। ठीक होगी बात, टिहरी में है। कहां पे है कोडियाला, टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। रिवर राफ्टिंग शुरू होती है यहां से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा निम्नलिखित में से अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं में क्रांतिवीर संगठन किसने बनाया था। ओहो, अभी तो बात ही करी हमने, कालू मेहरा जी की बात करी थी। काली कुमाऊं, अंग्रेज इतने चिढ़ गए थे कि अंग्रेजों ने विद्रोह के बाद भी आजादी तक काली कुमाऊं का विकास नहीं होने दिया था, इस कालू मेहरा के बात को लेकर। ठीक होगी बात कि यहां से विद्रोह हुआ था। चलिए नेक्स्ट। कह रहा मानउदय काव्य किसकी रचना है। चलिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मानउदय काव्य आ जाता हूं मैं, भरत कवि की रचना है मानउदय काव्य। नंबर 1 बात। ठीक हो गई बात, भरत कवि की बात कर रहे हैं, मानउदय काव्य है। मानउदय काव्य भरत कवि ने किस राजा को डेडिकेट की, तो मान शाह को। ठीक हो गई बात, मान शाह के दरबार में था।
मानशाह का काल क्या है? मानशाह का काल है 1591 से 1611। तो मानशाह को डेडिकेट की है, बिल्कुल ठीक बात है। मानशाह का एक सेनापति था फेमस, जिसका नाम है जीतू बगड़वाल। ये किसका सेनापति था? मानशाह का सेनापति है। ठीक हो गई बात। जीतू बगड़वाल मानशाह का सेनापति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनते हैं, देखिए मानशाह, ये तो हो गया गढ़वाल का वर्सेस लक्ष्मीचंद। ये कुमाऊं का चंद्रवंश का शासक है। इसने 7 बार आक्रमण किया गढ़वाल पे, 7 बार पराजित लक्ष्मीचंद का। फिर 8वीं बार इसका सेनापति था, सेनापति का नाम था गेंडा। गेंडा को लेकर के लक्ष्मीचंद ने आक्रमण किया और ये विजय हो गया 8वीं बार में। फिर इसने पहाड़ी पर जलकर आग जलाई थी, घास फूस जलाई थी, तभी से खतड़ुआ त्योहार मनाया जाता है उत्तराखंड में। ठीक हो गई बात, खतड़ुआ त्योहार मनाया जाता है। मैंने आपको बता दिया। ये हो गया पवार और ये हो गया आपका चंद। ठीक हो गई बात, पवार और चंद हो गए। पवारों का शासक मानशाह है, जिसका काल है 1591 से 1611। इसके समय में कुमाऊं का शासक लक्ष्मीचंद है। लक्ष्मीचंद ने 7 बार आक्रमण किया, 7 बार पराजित हुआ। 8वीं बार अपने सेनापति गेंडा के सहायता से आक्रमण किया और विजय हुआ। विजय की खुशखबरी अपने राज्य में पहुंचाने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़कर आग जलवाई, आग जलवा के धुआं करा, जिससे खतड़ुआ त्योहार मनाया जाता है। ठीक हो गई बात। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और बता दूं, फिर मैं आगे चल रहा हूं। देखिए जो ये भरत कवि है ना, भरत कवि को जहांगीर के समकालीन है, जहांगीर ने ज्योतिक राय की उपाधि दी थी इसे। किसकी उपाधि दी थी? ज्योतिक राय की उपाधि दी थी। ठीक हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, आ जाइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुरुषोत्तम पंत को किस राजा द्वारा पुरस्कृत किया गया? चलिए बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। पुरुषोत्तम पंत की मैं बात करूंगा तो पुरुषोत्तम पंत रुद्रचंद के समकालीन था। रुद्रचंद का काल आप क्या लिखेंगे? 1568 से 1597। तो आप देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। ये मुगल बादशाह किसका समकालीन है? मुगल बादशाह अकबर का समकालीन है। कौन? रुद्रचंद, चंदू का। फिर उसके बाद ये 1587 में अकबर से कहां मिलेगा? अकबर से लाहौर में मिलेगा। ठीक हो गई बात, लाहौर में मिलेगा, बढ़िया बात होगी। तो अकबर इससे क्या लेगा? अकबर ही से ये 84 माल परगना की जागीर लेगा। ठीक है बात है, पर 84 माल परगना की जागीर ये अकबर इसे गिफ्ट कर देगा, इसका अधिकार दे देगा। बिल्कुल ठीक बात हो गई। अब आपसे पूछ रहा है, हमने बात कर रहे थे पुरुषोत्तम पंत की। पुरुषोत्तम पंत किसका सेनापति था? रुद्रचंद का। पुरुषोत्तम पंत को क्या कहा जाता है? पुरुषोत्तम पंत को, ठीक है, इतिहास का रॉबर्ट ब्रूसफुट भी कहते हैं। इतिहास में क्या कहते हैं? रॉबर्ट ब्रूस भी कहते हैं। ठीक बात है पुरुषोत्तम पंत के। कुमाऊं के इतिहास में इनका नाम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए मैं आगे चल रहा हूँ। बहुत क्वेश्चन है रुद्रचंद के, मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इनकी किताबें भी हैं, 4 किताबें हैं, उषा रागोदे वगैरह दुनिया भर की किताबें हैं, मैं उन पर बाद में चर्चा करूंगा। चलिए जैसे क्वेश्चन आएगा। कह रहा मुक्तेश्वर में, वीडियो देखे 43-44 मिनट की होगी, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। कह रहा मुक्तेश्वर में बैक्टीरियोलॉजी प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी? तो डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगार्ड ने की थी, 1893 में की थी। मुक्तेश्वर आपका नैनीताल। ठीक होगी बात। चलिए इतने से काम चल जाएगा आपका। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, आ जाइए। कह रहा निम्न नदियों का संगम सुमेलित नहीं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं और वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन सा नदी युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक बात है। कह रहा सरयू और पनार, ये भी ठीक है। उसके अलावा कह रहा है काली और गोरी, ये भी ठीक है। विष्णु गंगा और पूर्वी धौली गंगा, ना ये ठीक नहीं है। विष्णु गंगा में पश्चिमी धौली गंगा का संगम है, पूर्वी धौली गंगा तो पिथौरागढ़ में बहती है। और भगीरथी और जार गंगा, ये भी ठीक है, उत्तरकाशी का क्षेत्र है। अब मैं एक एक करके नदी तंत्र को डिस्कस कर लेता हूं, फिर मैं आगे चलता हूं। देखिए सबसे पहले अगर जो मैं बात करूं, सरयू नदी कहां से आती है? सरयू नदी बागेश्वर से आती है। ठीक है, सरयू, मैं पहले सरयू के क्वेश्चन पे बात कर लेता हूं। सरयू का उद्गम कहां है? बागेश्वर में। बागेश्वर में सरयू प्लस किसका संगम होता है? सरयू प्लस गोमती का संगम होता है। कहां पे? बागेश्वर में। ठीक हो गई बात। उसके अलावा नेक्स्ट बात करूं
फिर सरयू में पनार नदी मिलती है, ठीक है। सरयू और पनार का संगम कहाँ होता है? ये होता है काकरी घाट में। काकरी घाट में सरयू और पनार का संगम होता है। फिर आगे चल रहा हूं, नेक्स्ट सरयू प्लस पूर्वी रामगंगा, ठीक बात है। कौन सी? सरयू प्लस पूर्वी रामगंगा, इनका संगम कहाँ होता है? ये होता है रामेश्वर तीर्थ में। चलिए, मैंने सरयू के 3 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। फिर मैं आगे चल रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट उस पे आ रहा हूँ, नदी पे। कह रहा काली और गोरी का संगम कहाँ होता है? देखिए, सबसे पहले काली को आपको जानना चाहिए। अभी हमारा नेपाल के साथ जो डिस्प्यूट चल रहा है, यहीं से हम कहते हैं कि काली नदी कहाँ से निकलती? काली नदी काला पानी से निकलती है। काला पानी कहाँ? व्यास घाट। व्यास घाट कहाँ? पिथौरागढ़ की सीमा पर है, पिथौरागढ़ नेपाल की सीमा पर। हम कहते हैं काली नदी काला पानी व्यास घाट पिथौरागढ़ से निकलती है। नंबर 1 कहना तो हमारा ये है, ठीक हो गई बात। उसके बाद काली नदी नीचे, काली में गोरी गंगा मिलती है। ये क्या है? क्वेश्चन यही है, काली और गोरी गंगा का संगम कहाँ होता है? ये होता है ज्वालजीवी में। ज्वालजीवी पिथौरागढ़ में, आप जानते हैं मेला भी लगता है, बहुत प्रसिद्ध मेला है ज्वालजीवी का। चलिए, उसके बाद फिर हम कहते हैं काली और सरयू का संगम होता है। ये कहाँ होता है? पंचेश्वर में, ठीक बात है। तो ये वाला टॉपिक मैंने पूरा कर दिया। पंचेश्वर के पास काली और गोरी गंगा का संगम होता है। हाँ, काली और गोरी, सॉरी मैं गलत बोल गया, काली और सरयू का संगम होता है पंचेश्वर में, ठीक हो गई बात। चलिए, ये वाला टॉपिक तो मैं पूरा कर गया। अब मैं नेक्स्ट चल रहा हूं। नेक्स्ट क्या था? ये है भगीरथी और जारगंगा। भगीरथी आप जानते हैं कहां से निकलती है? ये आपकी गोमुख से निकलती है ना, गोमुख हिमानी से निकलती है, उत्तरकाशी से। बिल्कुल ठीक बात हो गई। अब भगीरथी में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं आप वो देख लीजिए, पेपर में क्वेश्चन भी आया। देखिए, भगीरथी में सबसे पहले मिलेगी रुद्रगंगा, ठीक हो गई बात। भगीरथी में पहली नदी मिलती है रुद्रगंगा। फिर दूसरी कौन सी मिलती है? दूसरी मिलती है जाड़गंगा, जो कि ऑप्शन में दे रखा है। तो जाड़गंगा का संगम होता है नंबर 2 भगीरथी में। उसके बाद तीसरी कौन सी मिलती है? तीसरी मिलती है केदार गंगा, ठीक हो गई बात। 3 क्वेश्चन हो गए। फिर चौथा क्वेश्चन पे आऊंगा, तो चौथा है असी गंगा। असी गंगा भी भगीरथी की सहायक नदी है। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया पेपर का कि किसकी सहायक नदी कौन सी है, ठीक बात है। 5वां, भगीरथी में भिलंगना मिल जाती है। भिलंगना मिल जाती है 5वां। कहां पे? गणेश प्रयाग। गणेश प्रयाग कहाँ है? टिहरी। गणेश प्रयाग यानी टिहरी, पुराना टिहरी यही है, गणेश प्रयाग कहते थे, जहां भगीरथी और भिलंगना का संगम होता था। देखिए, एक चीज और मैं डिस्कस कर लूं, पेपर में आई थी आपके भगीरथी भिलंगना का क्वेश्चन, तो मैं देख लेता हूं। भिलंगना की सहायक नदी डिस्कस कर देता हूं मैं एक बार, बस आपका पेपर में आया। मेदगंगा, दूध गंगा, बाल गंगा और धर्म गंगा, ठीक होगी। 2 ये हो गई। तीसरी होगी बाल गंगा और चौथी हो गई आपकी दूध गंगा। दूध गंगा, ठीक हो गई। ये 4 नदियां हो गई आपकी। ये पेपर में किसी क्वेश्चन में आया हुआ था, भिलंगना की सहायक नदी है, तो आपको याद रखना चाहिए कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है। तो हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो गया। ये था कि भगीरथी और जाड़गंगा कहाँ मिलती है, तो आप कहेंगे भैरव घाट में मिलती है। भगीरथी और जाड़गंगा का संगम कहाँ है? भैरव घाट में है, ठीक हो गई बात। चलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, वीडियो बड़ी होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तराखंड में भावरपेटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? चलिए, उत्तराखंड में भावरपेटी में देखिए उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। मैं आपको भावर का मतलब भी बता देता हूं, फिर मैं आप चलते हैं, फिर पूरा हो जाएगा हमारा, ठीक है। देखिए, ऊपर से उतरे तो ऊपर पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र के बाद आएगा भावर, भावर के बाद आएगा तराई, तराई के बाद आएगा बांगड़ और बांगड़ के बाद आता है खादर। मैं आपको ये 4 चीज बता देता हूं। सबसे पहले बात करूं भावर। देखिए, नदियां पहाड़ों से उतर के आ रही होती हैं, तो नदियां अपने साथ बहुत तीव्र ढाल होता है पहाड़ों पर, जिस कारण से नदियां अपने साथ मोटे और बारीक सभी पत्थरों को, कंकड़ को लेकर के आ रही होती है, ठीक बात है। और जैसे ही भावर के क्षेत्र में आती है तो नदी का स्लोप कम हो जाता है। स्लोप कम होने से क्या होता है, नदी जो है मोटे मोटे पत्थरों को डिपोजिट कर देती है।
पर्वत पदीय क्षेत्र में, पर्वत के पदीय क्षेत्र में जहां मोटे मोटे पत्थरों को डिपॉजिट कर देती है और नदी उनके बीच से निकलती है, नदी लुप्त सी लगती है, तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है? भावर का क्षेत्र कहलाता है। ठीक होगी बात। तो ऊपर से उतरते ही हिमालय पद में सबसे पहले भावर आएगा, फिर तराई का क्षेत्र। तराई के क्षेत्र में नदियां जहां पर पुनः प्रकट हो जाती हैं और स्लोप कम हो जाता है। स्लोप कम होने में क्या होगा? रिवर जो है जहां पे स्लोप ज्यादा होता है तो वहां पे वर्टिकल कटाव करती है, और जहां पर नदी का स्लोप कम होगा वहां पर नदी जो है हॉरिजेंटली पैरेलल टू द अर्थ फैलती है। ठीक है, पैरेलल टू द सरफेस फैलती है। तो तराई में नदियों की आकार बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं और वेलोसिटी कम हो जाती है, तो नदियों के पानी इकट्ठे होने लग जाते हैं। तराई का क्षेत्र इसलिए तरी वाला क्षेत्र भी कहते हैं इसे। ठीक बात है। तरी वाले क्षेत्र में मच्छर आदि मिलते हैं, यहाँ पर आयोडीन की कमी पाई जाती है लोगों में, और आपका यहाँ पर मलेरिया जैसी बीमारी, क्योंकि पानी डिपॉजिट रहता है तो उसमें मच्छर बैठते हैं, लार्वा वगैरह, तो उस बहुत ज्यादा बीमारियां फैलती हैं। आपके यहाँ पे थारू जनजाति, तराई की जनजाति प्रमुख जनजाति है, आप जानते ही हैं। ठीक बात है। यह चावल की खेती के लिए बहुत बढ़िया क्षेत्र होता है। यहाँ पर ना चावल पानी जमा रहता है तो चावल की खेती अच्छी। फिर आते हैं बांगर। देखिए, पहले जिन क्षेत्रों में नदी की बाढ़ आती थी, लेकिन नदी की बाढ़ से मिट्टी इकट्ठे होते होते वो क्षेत्र ऊपर हो गया, तो वो बांगर कहलाता है। और वो वाला क्षेत्र जहां पर नदी की हर साल बाढ़ आती है वो खादर का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। हरिद्वार जिले की बात करूं तो लक्सर वाली बेल्ट खादर की क्षेत्र है, और ये रुड़की वाला इलाका बांगड़ का क्षेत्र है। बांगड़ और खादर में 5, 10, 15 मीटर तक का फर्क होता है हाइट में। ठीक होगी। तो इस तरह से भावर, तराई, बांगड़ और खादड़ ऊपर से उतरते हुए आते हैं। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड में भावरपेटी में उपोष्ण जलवायु मिलती है। ठीक होगी बात। अभी मैं डिस्कस भी कर दूंगा सारी की सारी, उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण, शीत, इस तरह से ना मैं डिस्कस कर दूंगा आगे। चलिए नेक्स्ट आ रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा उत्तराखंड में कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य समांतर भ्रंश और मुख्य भ्रंश के बीच में है? देखिए, भ्रंश का मतलब होता है थ्रस्ट। मैं आपको थ्रस्ट डिस्कस कर देता हूं। देखिए, सबसे पहले एक है, देखिए ऊपर से आएंगे तो एक है बृहत हिमालय, एक है मध्य हिमालय और एक है लघु हिमालय, मध्य हिमालय और एक है शिवालिक। ठीक है। तो ये मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहते हैं। मैं दोबारा लिख देता हूं, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है। मध्य हिमालय, बृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जाता है, जिसे कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय भ्रंश। और मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में जाता है, उसे कहते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक होगी बात। अब आप आराम से देख सकते हैं, भ्रंश का मतलब है जहां पे दो पर्वतों के बीच में एक ऐसा एरिया जो अलग हो रहा होता है। ठीक होगी बात। थ्रस्ट होती है, दरार पड़ी होती है। थ्रस्ट का मतलब दरार है। ठीक है। इसी हिमालय का एक्सपेंशन हो, मतलब हिमालय खिसक रहा है जिस कारण से दरार पड़ रही है, आप जानते हैं। तो चलिए, मेन सेंट्रल थ्रस्ट टिहरी डैम के नीचे से भी जाता है, इसको भी हम जानते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा इसमें क्वेश्चन और भी हैं वैसे डिस्कस करने को, मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, फिर करूंगा ज्योग्राफी में। चलिए नेक्स्ट आ रहा हूं। नेक्स्ट अट्टा बट्टा क्या है? देखिए, अट्टा बट्टा विवाह का संस्कार है। ठीक होगी बात। अट्टा बट्टा, जिसे अट्टा सट्टा भी कहते हैं, लड़का लड़की का विवाह कर देते हैं, लड़का दे दो लड़की ले लो, इस तरह से शादी कर देते हैं। एक ही परिवार में बहन भाई का विवाह करना अट्टा बट्टा विवाह उत्सव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा है किस मेले में मछली मारने की परंपरा है? चलिए, मछली मारने की प्रथा मोण मेला। मोण मेला मतलब मछली मेला। मछली मेला कहाँ? टिहरी में। इसकी मैं बात कर लेता हूं। मोण मेला या मछली मेला टिहरी में किस शासक ने शुरू किया? टिहरी के राजा थे जिनका नाम था नरेंद्र शाह। 1913 से 1946 इनका काल होगा। इनके द्वारा शुरू किया गया मोण मेला। मोण मेला टिहरी में। टिहरी में आप कौन सी नदी में? अलगाड़ नदी में लगता है। कौन सी रिवर में लगता है? अलगाड़ रिवर में लगता है ये। ठीक होगी बात। तो अलगाड़ रिवर में ये मेला लगता है, मोण मेला। मैं आपको बाद में बताऊंगा थ्योरी की। एक पेड़ होता है, पेड़ की छाल होती है, उसे निकाल कर मछलियों खिलाते हैं, बेहोश हो जाती है, नदी में छिड़काव करते हैं। ठीक है। मछली पकड़ते हैं। देखिए, ये फिर 1949 में इसे बंद कर दिया गया था। टकराव हो गया था तो 1949 में इसे बंद कर दिया गया था। अब फिर थोड़े बहुत रूप में चल रहा है ये मोण मेला। ठीक होगी बात। तो उसकी बात कर रहा हूं मैं मोण मेले की। 1900 बंद हो गया था तो 1949 में दोबारा शुरू हो गया। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, दोबारा शुरू हुआ 1949 में, बंद हो गया था, आपसी मतभेद हो गए थे। चलिए, मोण मेला आपने समझ लिया क्या है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। क्या था? चोफला क्या है? चोफला एक नृत्य है, आप जानते हैं। ठीक है जी। हाँ, चोफले की बात कर देता हूं मैं। चोफला एक क्या है? नृत्य है। देखिए, लड़का लड़की इकट्ठे होकर चोफला करते हैं। इकट्ठे होकर लड़के को कहते हैं चोफुला और लड़की को कहते हैं चोफलो। लड़का तो होता है चोफुला
और लड़की होती है चोफुलो कहते हैं। ठीक बात है, चोफुलो नृत्य होता है। देखिए इसमें किसी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, नो वाद्य यंत्र, यानी किसी प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है इसमें। ठीक हो गई बात, चोफले की बात हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, आप आ जाइए। कह रहा 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में है? चलिए ये तो हमें बताना ही पड़ेगा, न्यूनतम साक्षरता दर किस में है। चलिए मैं मार्क कर देता हूं। तो आपके हरिद्वार जिले में न्यूनतम साक्षरता दर है नहीं, सबसे कम साक्षरता है 73, 10 के साथ नंबर 1 पे है आपका उधम सिंह नगर, और 73.43 के साथ हरिद्वार जिला है आपका नंबर 2 पर। ठीक हो गई बात। उसके अलावा मैं 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं, फिर आगे चलूंगा। देखिए उत्तराखंड की लिटरेसी की बात करूं तो उत्तराखंड में लिटरेसी यानी साक्षरता है 78.82%। ठीक है, देश में लिटरेसी में उत्तराखंड का स्थान जो है कितना है, 17th रैंक है। अगर हम स्टेट वाइज ऑर्डर बनाए तो 78.82 है, और हमारा देश में 17वां स्थान है। उसके अलावा और क्या देखना चाहिए, मेल साक्षरता कितनी है उत्तराखंड की, मेल साक्षरता 87.40 है। ठीक होगी। अब मेल साक्षरता में भारत में उत्तराखंड की रैंक है 13। ठीक हो गई बात। अब बात करते हैं फीमेल साक्षरता, फीमेल है 70%। ठीक बात है, फीमेल में अगर जो रैंक पर करूं देश में तो हमारी 20th रैंक है। ठीक बात है, तो मेल में 13 है, फीमेल में 20 है। टोटल की बात करूं तो टोटल 17वीं रैंक है देश में हमारी। ठीक हो गई बात। उसके अलावा बस साक्षरता, न्यूनतम साक्षरता वाला बता ही दिया, और बस ठीक है। और तो कोई मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन बचता नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन को मैं पीछे एक क्वेश्चन को बात कर लेता हूं चोफला की, फिर मैं आगे चलता हूं। चोफला पे मुझे क्या बात करनी, चीज छूट गई है। देखिए चोफला ऐसा है जैसे असम का बिहू और गरबा गुजरात, ये उसके समकक्ष है। ठीक बात है, गुजरात का गरबा और असम का बिहू दोनों के दोनों इसके समान है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं डिस्कस कर लिया, आगे चल रहा हूं। पेपर में पूछा भी गया है, असम का बिहू और गुजरात का गरबा और उत्तराखंड का चोफला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। चलिए कह रहा 2011 की जनगणना के अनुसार अगर मैं बात करूं तो ये क्या कह रहा है। चलिए एक चीज और रह गई, फिर उसे भी देख लेता फिर मैं आपसे। देखिए हमने साक्षरता की बात करी, साक्षरता में हमने कहा कि सबसे कम साक्षरता उधम सिंह नगर में है, उसके बाद हरिद्वार में है। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है, सबसे ज्यादा साक्षरता आपका देहरादून में है। ठीक होगी, और दूसरा स्थान नैनीताल है। ठीक होगी, देखिए मैंने सामने ही लिख दिए। सबसे कम साक्षरता 73, 10 के साथ उधम सिंह नगर सबसे कम है, सबसे ज्यादा साक्षरता देहरादून है, दूसरे नंबर पे सबसे कम में हरिद्वार है, और सबसे ज्यादा में दूसरे नंबर पे नैनीताल है। मैंने दोनों को लिख दिया है। चलिए अब पूरा सा हुआ कुछ, अब नेक्स्ट चल रहा हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में लिंगानुपात कितना है। तो उत्तराखंड में लिंगानुपात 963 है। देश में हमारा नंबर क्या है लिंगानुपात में, 13वां नंबर है पूरे देश में ना, 13वीं रैंक है हमारी। अब देखिए ये तो है लिंगानुपात नॉर्मली 6 साल से ऊपर वालों का। अगर मैं बात करूं शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात होता क्या है, 0 से 6 साल के आयु वालों का। तो शिशु लिंगानुपात की बात करूं उत्तराखंड में कितना है, तो उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात 890 है। ये 2 क्वेश्चन तो आपको याद कर लेने चाहिए। अभी मैं जल्दी ही एक वीडियो डालूंगा जिसमें मैं सारी जनगणना डिस्कस करूंगा उत्तराखंड की। तो 0 से 6 साल वाले कितने हैं, 890 हैं। अब मैं नेक्स्ट इसी में आ रहा हूं। आपसे पूछे सबसे अधिक लिंगानुपात नंबर 1 है अल्मोड़ा, कितना है 1139 के साथ अल्मोड़ा नंबर 1 है। नंबर 2 पे है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग कितना है 1114 के साथ नंबर 2 पर है। उसके बाद बात करूं पौड़ी, तो पौड़ी नंबर 3 पे है 1103 के साथ। तो आप देख लीजिए, हमने कहा सबसे अधिक लिंगानुपात वाला नंबर 1 अल्मोड़ा 1139, रुद्रप्रयाग 1114 और पौड़ी 1103 के साथ। अब इसका उल्टा भी तो चलना चाहिए। सबसे कम की बात करूं तो सबसे कम का आपका हरिद्वार है 880 है लिंगानुपात। हरिद्वार के बाद देहरादून है 902, और तीसरा है यूएस नगर यानी उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर 920।
देखिए अगर इस डाटा को आप थोड़ा सा इवेल्यूएट करें तो पता लगेगा। देहरादून लिटरेसी में सबसे ज्यादा था और लिंगानुपात में 902 है, सबसे कम पे दूसरे स्थान पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लिटरेसी और लिंगानुपात में कहीं प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, यानी कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं उतने ही ज्यादा भ्रूण हत्या कर रहे हैं क्योंकि उनको ज्यादा सुविधाएं मिल रही हैं। ठीक हो गई बात। कहीं आपके अनपढ़ लोग नहीं, पढ़े लिखे का और लिंगानुपात या भ्रूण हत्या से कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना उल्टा है, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनकी डॉक्टरों तक ज्यादा पहुंच है, तो इस तरह के गलत काम होते हैं। ठीक बात है। लिंगानुपात क्या होता है आप जानते होंगे, 1000 की लड़कों पर लड़कियां। ठीक बात है, 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं वो लिंगानुपात है। जैसे अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा में देखिए 1139 था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1000 लड़कों पर 1139 लड़कियां, यानी 139 लड़कियां ज्यादा हैं। इसी तरह मैंने शिशु लिंगानुपात बोला था अभी 890। शिशु लिंगानुपात उन का मेजर किया था 0 से 6 साल वालों का, और जो ये लिंगानुपात है 6 साल से ऊपर वालों का। अगर मैं बात करूं शिशु लिंगानुपात में सबसे ज्यादा कहां पे है शिशु लिंगानुपात, तो वो भी अल्मोड़ा में है। ठीक हो गई बात, 922। और दूसरे नंबर पे रुद्रप्रयाग है 905। देख लीजिए पहाड़ के जिले देख लीजिए अच्छे हैं, विकास कर मतलब ऐसी चीजों में विकास कर रहे हैं जो भविष्य का विकास है। ठीक है जी। और सबसे कम कहां पे है? सबसे कम हरिद्वार में है। देखिए जितनी ज्यादा सुविधाएं बढ़ रही हैं उतनी ही ज्यादा भ्रूण हत्याएं भी बढ़ रही हैं। हरिद्वार में कितना सबसे कम है? शिशु लिंगानुपात 877 है। ठीक बात है, तो आपको ध्यान देना चाहिए। हरिद्वार लिंगानुपात में भी सबसे कम है 880, शिशु लिंगानुपात में भी सबसे कम है 877। हमें ध्यान देना चाहिए, इन चीजों पर सुधार करना चाहिए। जितने आप तैयारी कर रहे हैं आगे आप लोगों को ही देश का भविष्य है, आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चल रहा हूं मैं। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या है? अभी लगाते हैं। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम बाड़ाहाट है, सौम्यकाशी है। ये सारे के सारे उत्तरकाशी के नाम हैं, सौम्यकाशी भी। ठीक होगी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ पर है? तो गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय आपको लगाना पड़ेगा लैंसडाउन। ठीक होगी बात। गढ़वाल रेजिमेंट का एक आधा क्वेश्चन मैं बता देता हूं, मैं पीछे भी डिस्कस कर चुका हूं, एक बार फिर बता रहा हूं। देखिए 5 मई 1887 की बात है। स्थापना कहां पे हुई थी? अल्मोड़ा में स्थापना हुई थी। ठीक है, नंबर 1 बात हो गई। उसके बाद दूसरी बात क्या है? नवंबर 1887 को ये लैंसडाउन में कालो का डांडा में आ गया था। कहां पे आ गया था? कालो का डांडा लैंसडाउन में शिफ्ट हो गया था। तो देख लीजिए वर्तमान में कहां है? वर्तमान में लैंसडाउन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक बसंत देव है। भाई साहब पीछे बात भी कर चुका हूं। कार्तिकेयपुर क्यों कहते हैं? पुरानी राजधानी कार्तिकेयपुर थी, फिर कत्यूर घाटी बैजनाथ में ले जाएंगे, फिर वो बोलेंगे। ठीक है, इन सारे राज्यों पे बात की मैंने, बसंत देव, भूदेव, ललित, सूर्यदेव, इन पे बात करी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, आ जाइए। क्या कह रहा? 1869 में स्थापित कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन का पहला अधीक्षक कौन था? देखिए अब यहाँ पर ना 2 चीजें हैं, मेरे को आपको डिस्कस करनी चाहिए। पहले तो बात हो रही है राजकीय उद्यान। ठीक है, राजकीय उद्यान का मतलब ये इसका नाम है कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन। ये 1869 का दे रखा है, तो इसके अध्यक्ष से पहले क्रो। ठीक है, फिर कई किताबों में ना इसे जो इसकी जो प्रमाणिक डेट मानी हुई है, प्रमाणिक डेट मानी हुई है 1871। ठीक हो गई बात। किताबों में इसकी डेट जो है कहीं जगह कागजों में 10 मार्च 1871 मिलती है, सरकारी कागजों में। चलिए नंबर 1 बात होगी, इसे तो मैं खत्म कर रहा हूं। ये कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन जो 1869 में स्थापित हो रहा है, ये कहां पर है? ये है चौबटिया में। ठीक है बात। अब इसके अलावा एक और है, मैं उसकी बात करूंगा। मैं बात करूंगा 1909 में एक स्थापित हुआ, उसका नाम है कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन 1909। ठीक है बात है। जबकि 1869 वाले को, ये क्वेश्चन गलत छापा था लोक सेवा ने, 1869 वाले को केवल राजकीय उद्यान कहते थे। ठीक बात है, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन 1909 वाले को कहते हैं। ठीक हो गई बात। अब 1909 वाले का क्वेश्चन देख लीजिए, आपसे पूछे 1909 वाले के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आप लगाएंगे नॉर्मन गिल। नॉर्मन गिल 1909 वाले के पहले अध्यक्ष थे। दूसरे थे इसके R.D. फॉर्डन, दूसरे थे इसके। ठीक हो गई बात। फिर आपसे पूछे तीसरे कौन थे, तो आप बोलेंगे तीसरे थे मॉर्गन। नॉर्मन गिल, उसके बाद फॉर्डन, फॉर्डन के बाद तीसरे हो गए मॉर्गन, मॉर्गन के बाद चौथे हो गए J.G. बर्न्स।
ठीक हो गए, बर्न्स चौथे हो गए। फिर आपसे पूछे पांचवे कौन थे, तो आप कहेंगे पांचवें। और आजादी के बाद कौन बने थे भारतीय, तो उनका नाम था DN श्रीवास्तव। ठीक हो गई बात। देखिए इसके बहुत क्वेश्चन हैं, मैंने आपको मोटे मोटे बताए हैं, दोबारा बोल देता हूं। देखिए जो 1869 में स्थापित हुआ चौबटिया में, उसे राजकीय उद्यान कहते हैं। उसके पहले अध्यक्ष थे क्या नाम है, क्रो। उसके बाद विलियम क्रो था इनका पूरा नाम। और फिर 1909 में जो स्थापित हुआ था उसे कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन कहते हैं। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था नॉर्मल गिल। नॉर्मल गिल के बाद जो दूसरे बने थे उनका नाम था RD फोर्डन। RD फोर्डन के बाद तीसरे जो थे उनका नाम था मॉर्गन। मॉर्गन के बाद चौथे जो बने थे उनका नाम था JG बर्न्स। और जो पांचवें थे उनका नाम था DN श्रीवास्तव। DN श्रीवास्तव आजादी के समय यही थे इसके अध्यक्ष। ठीक होगी बात। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, लंबा हो गया वीडियो। कह रहा क्वेश्चन देखिए, शायद उसकी दिक्कत हो गई है, मैं इसे टाप रहा हूं। ये क्वेश्चन ये था, उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में लोगों की जीविका का साधन क्या है, तो जीविका का साधन कृषि और पशुपालन जीविका का साधन है पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, ये फोंट की दिक्कत हो गई है। चलिए आगे चल रहा हूं। कह रहा चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन किससे, चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। बिल्कुल ठीक बात है। आप जानते हैं 1971-72 में गोरा देवी चिपको वुमेन द्वारा ये आंदोलन चलाया गया। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल से मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वन संरक्षण का आंदोलन है। वन पुत्री की यही पुकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे, आदि आदि नारे थे इसके। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट भी इस आंदोलन से जुड़ेंगे। वन संरक्षण का यह आंदोलन है। आगे डिटेल से बताऊंगा, वीडियो लंबी हो रही है। चलिए नेक्स्ट। कह रहा लाल बहादुर शास्त्री अकादमी कहाँ है। लाल बहादुर शास्त्री अकादमी आप जानते हैं मसूरी में है, जहां पे आपकी IAS की ट्रेनिंग होती है। 1958-59 का है ये सेंटर। ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। कह रहा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष श्री NP नवानी जी थे। ठीक बात है। लोक सेवा आयोग का गठन जो है आर्टिकल 315 से 323 के तहत होता है। बिल्कुल ठीक बात है। ये पूरा लोक सेवा आयोग के बारे में विस्तार से चर्चा दी गई है। ठीक है, तो आपसे पूछे आपका लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कब बना, 14 मार्च 2001 को इसकी फाउंडिंग डेट है, फाउंडेशन डे है इसका। ठीक हो गई बात। पहले अध्यक्ष NP नवानी थे और वर्तमान में कौन है, वर्तमान में मेजर जनरल आनंद सिंह रावत हैं। आनंद सिंह रावत हैं वर्तमान में अध्यक्ष। ठीक हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहा उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल जो चौथे नंबर पे बनी थी, मार्गरेट अल्वा, 2009 से 2012 तक थी ये। मैं फटाफट डिस्कस कर देता हूं। पहले राज्यपाल रहे थे सुरजीत सिंह बरनाला, दूसरे रहे थे सुदर्शन अग्रवाल, बिल्कुल ठीक बात है। तीसरे रहे थे BL जोशी। ठीक बात है, दोबारा बोल देता हूं। पहले थे सुरजीत सिंह बरनाला, दूसरे थे सुदर्शन अग्रवाल। ठीक हो गई बात। तीसरे थे BL जोशी, चौथे नंबर पे थी मैडम मार्गरेट अल्वा। ठीक बात है। पांचवे पे थे अजीम कुरैशी साहब। ठीक हो गई बात। छठे पे थे के पॉल और सातवें पे वर्तमान में माननीय मैडम है बेबी रानी मौर्य। ठीक हो गई बात। अभी सातवें राज्यपाल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड में हरेला पर्व किससे संबंधित है। हरेला पर्व पौधरोपण से संबंधित है। ठीक हो गई बात। देखिए वैसे तो हरेला पर्व वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। एक तो मनाया जाता है चैत में, एक मनाया जाता है श्रावण में, और एक मनाया जाता है आषाढ़ में। 3 महीने में आषाढ़ शुरू हो रहा है। क्यों मनाया जाता है, देखिए होता क्या है, लोग अपने घर में एक बर्तन में बीज ला करके रख देते हैं। 5, 7, 9 दिन बाद उस बीजों में जब बीज फूट जाते हैं, है ना, तो अंकुरित हो जाते हैं, तो उन्हें फिर क्या करते हैं, उनकी एक एक फसल भगवान को चढ़ाते हैं और फिर उसके बाद फसल का कार्य शुरू होता है। देखिए मैं आपको बताऊं, उत्तराखंड का जो फेमस है ना, वो श्रावण वाला फेमस है। आप कहेंगे क्यों, क्योंकि श्रावण शुरू होता है शिव जी का और शिव को विशेष रूप से चढ़ाया जाता है ये। तो उत्तराखंड का हरेला पर्व जो है शिव को चढ़ाया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, बीज बोकर शिव को चढ़ाया जाता है। और हरेला में गाने भी होते हैं, गीत गाने भी होते हैं। ठीक हो गई बात। चलिए नेक्स्ट चल रहा हूं, आगे आ जाइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा उत्तराखंड में कौन सा एयरपोर्ट का सर्वाधिक संचालन होता है। बिल्कुल जोलीग्रांट एयरपोर्ट, जिसका नाम दून एयरपोर्ट कर दिया गया इसका नाम। ठीक होगी बात।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। कह रहा 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या, क्वेश्चन पे आ रहा हूं। सबसे कम जनसंख्या की अगर बात करूं, सबसे कम जनसंख्या रुद्रप्रयाग 2011 की आबादी के अनुसार 2,42,000 है, और सबसे अधिक आपकी हरिद्वार की है 18,81,000 के करीब आबादी है। ठीक हो गई बात, सबसे अधिक आबादी और सबसे कम आबादी मैंने दोनों डिस्कस कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तराखंड में पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र कहां पे है? देखिए, प्रशिक्षण केंद्र की बात करेगा तो ऋषिकेश में है, और पशुधन विकास बोर्ड का हेडक्वार्टर पूछेगा तो देहरादून लगा देंगे। ठीक हो गई बात, तो आप समझ गए होंगे हेडक्वार्टर देहरादून है। उसके अलावा एक और चीज देख लेते हैं, एक सेंटर और है जिसका नाम है भ्रूण, ठीक होगी बात, जैव प्रौद्योगिकी, भ्रूण जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र। आपसे पूछे कि ये सेंटर कहां पे है, तो आप कहेंगे ये सेंटर आपका कालसी में है। मैं दोबारा बोल देता हूं नाम, आप देख लीजिएगा। भ्रूण जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? तो आप कहेंगे कालसी में है। ठीक बात है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। वीडियो लंबी हो गई है मालिक। क्या है वीडियो? कह रहा उत्तराखंड में बांज बुनांश के वृक्ष पाए जाते हैं। उत्तराखंड में पीसेस, लोअर पीसेस में आता है, समशीतोष्ण होते हैं। देखिए, मैं फटाफट आपको बता रहा हूं उत्तराखंड के वन, और यहां पर मैं पूरा कर देता हूं। बांज बुनांश के वृक्ष समशीतोष्ण पाए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आ रहा हूं, अगर मैं बात करूं 300 से 600 मीटर की ऊंचाई पर जो वृक्ष होते हैं उन्हें कहते हैं हम उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती। ठीक बात है। उष्ण मतलब गर्म, कटिबंध का मतलब बेल्ट बंदी होती है जो ट्रॉपिकल एरिया, पर्णपाती का मतलब जो अपने पत्ते गिरते हैं साल में। तो 300 से 600 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। तो इसमें कौन से पेड़ होते हैं? इसमें होते हैं साल, सागौन, शीशम, ठीक हो गई बात, जामुन, हल्दू, ठीक बात है, तुन, बहेड़ा। मैं दोबारा बोल देता हूं, हम उष्णकटिबंधीय वनों की बात कर रहे हैं। उष्णकटिबंधीय वनों की अगर मैं बात करूं, 300 से 600 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं जामुन, हल्दू, साल, सागौन, तुन, शीशम, बहेड़ा, ये प्रमुख पेड़ होते हैं। चलिए, उसके बाद मैं चल रहा हूं 700 से 1400 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक होगी बात, 700 से 1400 मीटर की ऊंचाई पर चलता हूं मैं उत्तराखंड में। अगर मैं 700 से 1400 मीटर की ऊंचाई पर बात करूं तो जो ये पेड़ होते हैं इन्हें बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय। कौन से? उपोष्ण कटिबंधीय। ठीक होगी बात। उपोष्ण कटिबंधीय की बात करते हैं तो इसमें कौन से आते हैं? उत्तराखंड में मुख्य रूप से चीड़ के वन इसी में मिलते हैं। चीड़ के पेड़ इसी में मिलते हैं 700 से 1400 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक हो गई बात। चलिए, मैं इसे मिटोता हूं। उसके बाद मैं चलता हूं, आ जाइए शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण कटिबंधीय 1400 से 2800। तो ये तो क्वेश्चन ही है। शीतोष्ण कटिबंधीय, इसमें कौन से वृक्ष हैं? इसमें बांज और बुरांश, यही क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका। 1400 से 2800 मीटर की ऊंचाई पर बांज बुरांश मिलते हैं, और यही क्वेश्चन था आपका। चलिए, अब मैं इससे ऊपर भी चलता हूं, 2800 से 3800 मीटर की ऊंचाई पर। 2800 से 3800 मीटर की ऊंचाई पर जो मिलते हैं उन्हें बोलते हैं शीत कटिबंधीय। कहीं पर इन्हें उपपर्वतीय भी बोला गया है। ठीक होगी बात। कौन से? उपपर्वतीय। ठीक होगी। कहीं पर इन्हें अल्पाइन भी बोला जाता है। ठीक होगी बात। और कहीं पर इन्हें कोणधारी भी बोला जाता है। तो आपसे पूछे कोणधारी वृक्ष उत्तराखंड में 2800 से 3800, शीत कटिबंधीय 2800 से 3800, उप-पर्वतीय 2800 से 3800, अल्पाइन कटिबंधीय 2800 से 3800, कोणधारी वन 2800 से 3800। 2800 से 3800 कोणधारी वन। ये देखिए, ये वृक्षों की क्या विशेषता होगी? आप देखिए, यहाँ पर धूप जो है कम होगी और बारिश ज्यादा होगी इस क्षेत्र में ना। हाँ, तो इनको पानी की तो अधिकता होगी,
लेकिन इनको किसकी कमी होगी, इनको धूप की कमी होगी, तो ये सूरज की तरफ बढ़ते हैं, हाइट बढ़ती जाएगी, इनकी जड़ें कम गहरी होती है। अब आपसे पूछूं इसमें कौन से हैं, तो उत्तराखंड के अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इसमें जो पर्वत वो मिलते हैं वो होते हैं सिल्वर, स्प्रूस, देवदार, स्प्रूस, ठीक है, सारे जितने भी महंगे हैं ना, सिल्वर, स्प्रूस, देवदार, पाइन, ये सारे के सारे किसमें मिलते हैं, इसमें मिलते हैं। ठीक होगी बात। उसके बाद 3800 से ऊपर, कहीं 4200, कहीं 4300, यहां पर मिलते हैं घास के मैदान, जिन्हें हम पहाड़ पर क्या कहते हैं, बुग्याल कहते हैं। ठीक है, कहीं बुग्याल कहते हैं, कहीं पर मर्ग कहते हैं, गुलमर्ग, सोनमर्ग आदि इस तरह से बोलते हैं। ठीक होगी बात। चलिए फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। 4200 मीटर, कहीं 4200, कहीं 4400, इससे ऊपर क्या मिलती है, इससे ऊपर हिमरेखा आ जाती है। ठीक होगी बात। हिमरेखा, इसकी कोई डेफिनेट हाइट नहीं हो सकती कि आप कहें कि 4200 पे मिलेगी, 4400 पे, कहीं 4800 पे भी है, तो अलग अलग क्लाइमेट की बात है, उसके हिसाब से हिमरेखा है। हिमरेखा वो होती है जो जिसके ऊपर वनस्पति नहीं मिलती है। ठीक होगी बात। तो ये मैं आपको पूरा बता दिया। अब इसमें मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, बांज बुरांश का क्वेश्चन था। ये कौन से हैं, समशीतोष्ण है। समशीतोष्ण कौन से होते हैं, जो आपके हमने बात करी ये है समशीतोष्ण। समशीतोष्ण की हमने बात करी जो 1400 से 2800 होते हैं। अगर आपसे पूछे उत्तराखंड में सर्वाधिक वृक्ष इसी क्षेत्र में मिलते हैं, 28%। नंबर एक क्वेश्चन और हो गया आपका। 28% वनों का घनत्व यही है। दूसरा एक क्वेश्चन और आपको याद होगा, हमने कहा था 700 से 1400 चीड़ के पेड़ मिलते हैं, जिसे क्या कहा था हमने, चीड़ के पेड़ों को कहा था उपोष्ण। अब क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछे सबसे ज्यादा पेड़ कौन सा है उत्तराखंड में, तो आप कहेंगे सर्वाधिक पेड़ चीड़ के पेड़ हैं उत्तराखंड में, मुख्य पेड़ हैं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। वीडियो बड़ी हो गई है। कह रहा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, भाई साहब मैं कई बार बता चुका हूं। पहला का जिम कार्बेट, हाँ जिम कार्बेट हो गया। मैंने इसके आपको 3 सन बताए थे, बस वो बोल रहा हूं। 36, 52, 57। 36 में हेली नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी, उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रांत के गवर्नर थे उनके नाम पे। 52 में इसका नाम रामगंगा हुआ। 57 में इसका नाम जिम कार्बेट हुआ। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। कह रहे टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलय पीछे भी आ चुका कई बार, 1 अगस्त 1949 को हुआ था। ठीक बात है। क्या नाम है, अगर मैं बात करूं राजा कौन थे, तो राजा थे मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह ने, पिछली वीडियो में मैंने पूरा डिटेल से डिस्कस किया था, मानवेंद्र शाह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक हो गई बात। चलिए देखिए, वनों वाले पे अगर जो मैं वापस जाना चाहूं तो एक क्वेश्चन और बता दूं मैं आपको। जो उत्तराखंड में वनों का एरिया है ना, वो ऐसे बटा हुआ है। ठीक है, देखिए ठीक है, देखिए तो ये क्या बताया मैंने, 70% वन, 70.46%, कुल वनों का 70.46% वन विभाग के पास है। किसके पास है, वन विभाग के पास है। फिर 15.32% वन पंचायत के पास है। किसके पास है, वन पंचायत के पास है। और आपसे पूछे 13.76% किसके पास है, तो आप कहेंगे राजस्व विभाग के पास है। ठीक बात है। तो देख लीजिए, दोबारा बोल रहा हूं मैं, अगर लिखा हुआ नहीं पढ़ा जा रहा हो तो 70.46% वन विभाग के पास है। वन पंचायतों के पास 15.32 है। वन पंचायतों का पूरा टॉपिक है, डिस्कस करूंगा मैं बाद में। उसके बाद 13.76% राजस्व विभाग के पास है। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा वो है। चलिए नेक्स्ट पे आ रहा हूं मैं। टिहरी राज्य का विलय ये हो गया था। चलिए, ओफो, खत्म हो गए क्वेश्चन। चलिए शुक्र है, बहुत देर हो गई, 1 घंटे से ऊपर का वीडियो हो गया। चलिए थैंक यू, ध्यान रखिएगा अपना, है ना। धीरे धीरे सारे बताऊंगा, चिंता मत करिए, आप आराम से पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। आप देखना जब आपका पेपर होगा ग्रुप सी का, तो आप कहेंगे वहाँ यूट्यूब चैनल से सारे क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, ऐसा करूंगा। ठीक है, थैंक यू।